Dr. Sandeepa Biswas and you are watching my channel Econs on Earth. In this video I am going to talk about the agricultural problems in उत्तर प्रदेश. जी हाँ, इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के बारे में बात करने वाली हूँ. तो before going into the problems of this sector in the state, I will go through some important statistics. तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंड यूटिलाइजेशन इन यूपी दिया हुआ है और जो डेटा है वो 2010 से 11 का है. ये एक तरह से पुराने आंकड़े हैं, पर यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है. तो जब मुझे ये डेटा मिला तो मैंने इसे यहाँ पर ले लिया. तो सबसे पहला आइटम जो है यहाँ पर है वो है आपके उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रफल है, रिपोर्टिंग एरिया है, वो दिया हुआ है यहाँ पर. और ये है 24,170,000 हेक्टेयर्स में यहाँ पर ये क्षेत्रफल दिया हुआ है. और भी बहुत सारे इंडिकेटर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं. बट मैं यहाँ पर 10वें इंडिकेटर पर आ रही हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट एरिया सोन, मतलब वो ज़मीन, वो भूमि जहाँ पर बुआई की गई है. ठीक है, तो ये है आपका 16,593,000 हेक्टेयर, 16,593,000 हेक्टेयर्स. एंड the next indicator you can see here is area sown more than once. ठीक है, तो ऐसी ज़मीन, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक से अधिक बार बुआई की गई है उसे भी दिया गया है यहाँ पर. एंड द लास्ट आइटम इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया and it is 25,615,000 hectares. You can see that the 12th item is the summation of 10 and 11. जब आप नेट एरिया सोन और एरिया सोन मोर देन वंस को आप इन दोनों को जब आप जोड़ देते हैं तब आपको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मिल जाता है. ठीक है, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? वह क्षेत्रफल जिसमें एक से एक बार या एक से अधिक बार बुआई की गई है उसे आप ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं. ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और GCA इज टोटल एरिया सोन वंस एंड और मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर. In other way, the area that is counted as many times as there is sowing in a year. ठीक है, तो जितनी बार आप किसी क्षेत्रफल की बुआई करते हैं वो उतनी बार काउंटेड होती है. और इसी वजह से, इसी कारण जो यहाँ पर क्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो नेट एरिया सोन से अधिक है. ठीक है, तो ये जो डेटा है इसको मैं क्यों यहाँ पर शुरू में ही बता रही हूँ, इसका रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि जो टोटल रिपोर्टिंग एरिया है वो है 24,170,000 हेक्टेयर. और इसमें से जो नेट एरिया सोन है, मतलब ऐसी ज़मीन जिस पर खेती हो रही है, वो है 16,593,000 हेक्टेयर. सो यू कैन compare it here and you will know or you will understand that a large part of your reporting area is under agricultural purpose. So definitely agriculture is the main source of income or the main occupation in which population or the people of this state is depending. So now if we talk about the GSDP of the state, that is the gross state domestic product of Uttar Pradesh, it was projected to be 20 trillion Indian rupee for 2021 and 2022, and its contribution and the contribution of agricultural sector in the GSDP was around 26% in 2021 and 2022. Agricultural sector is the second largest occupation or sector which is contributing to the GSDP of the state. The first is service sector, and the industrial sector is
marginally or lagging behind the agricultural sector with a very few little margin. Okay, very little margin. तो जो कृषि क्षेत्र है वो दूसरा क्षेत्र है जो कि इस राज्य के GSDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है। पहला क्षेत्र है आपका सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र, और इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्र जो है वो 25% के साथ इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। फर्स्ट है सर्विस, सेकंड एग्रीकल्चर और थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यदि हम इस क्षेत्र की, कृषि क्षेत्र की समस्याओं के बारे में एक एक करके बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फार्म लैंड्स हैं इस राज्य में वो बहुत ही छोटे आकार के हैं। द एवरेज farm unit is very small in this state. The size of average farm unit is 0.75 hectare only, and most of the farmers in this state is small farmers. They are categorized as small farmers. उन्हें छोटे किसान के अंतर्गत रखा जाता है। 65% जो किसान है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और एवरेज फार्म यूनिट को आप इस तरह से कैलकुलेट या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला टोटल फार्म लैंड डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र की समस्याओं की, तो आप देखेंगे कि उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ही कम है। their income, the per capita income in the agricultural sector in the state is very low. And if you see the per capita GSDP of this state for 2019 and 20 and the current prices, it was 74,141 rupees. And if you see the average income of the farmers of this state, then you will see it is only 8,061 rupees. And if you compare this income of the farmers with other states, you will see that Punjab is earning, the farmers of the Punjab is earning 3 times more that of the income of the UP. तो पंजाब के जो किसान हैं वो यूपी के किसानों से 3 गुना अधिक अर्न कर रहे हैं। और इस राज्य, जबकि इस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 74,141 रुपये थी। पॉपुलेशन या जो जनसंख्या की समस्या है इस राज्य की वो किसी से छुपी नहीं हुई है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो 2022 के लिए 24 करोड़ प्रोजेक्ट की गई है। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट फॉर 2022 is estimated to be or projected to be 24 crores, and the population of this state is around 16 to 17% of the total population of the country. And the other thing is that of this population a large share is living in the rural area. 70 to 75%, almost 70% I will say, rather they are living in the rural area. So obviously they will be dependent on the agricultural occupation in one or other way. Irrigation facilities, you know, for agriculture irrigation is very important. कृषि के उत्पादकता के लिए जो सिंचाई व्यवस्था है उसका उपयुक्त होना, स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। The net irrigated area is 13.313 million hectares, और जिसमें से 25.18% नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, ट्यूबवेल से 66.94% और बाकी दूसरे साधनों से की जाती है। The gross irrigated area is 19.218 million hectares, और जो नेट इरीगेटेड सोन एरिया जो है वो 80.3% के आसपास है। इसका मतलब है कि जो बाकी के जो 20% हैं वहाँ पर अभी भी
सिंचाई की जो व्यवस्था है, सिंचाई की जो सुविधा है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। तो जो 20% है 80% के कंपैरिजन में वो छोटी दिख रही है। परंतु जब बात उत्पादकता की आती है तो ये 20% जो है ये एक बहुत ही बड़े उत्पादन के स्तर को प्रभावित करती है। और जहाँ पर हमारी जो जनसंख्या है वो इतनी बड़ी है, वहाँ पर हम किसी भी कारण के वजह से अपनी उत्पादन क्षमता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की साइट पर जा सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके और भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। अगली जो समस्या है वो है कि ये जो राज्य है वो बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो कृषि क्षेत्र जो है वो इससे काफ़ी प्रभावित होता है। रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, बेतवा, इट ऑफन ब्रिंग्स फ्लड इन द रेनी सीजन। The disaster management division reported flooding in 466 villages across 21 districts in 2021. So it's problematic. It affects adversely the agricultural production level in the state. Other problems are like lack of capital. आपने अभी देखा कि जो पर कैपिटा इनकम है किसानों की यहाँ पर वो बहुत ही कम है। और अगर इनकम कम होगी, आप जानते हैं कि सेविंग नहीं हो पाएंगी, और सेविंग नहीं हो पाएगी तो वो उनके पास कृषकों के पास इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल नहीं होगा खुद का। ठीक है, तो लैक ऑफ कैपिटल। उसके बाद अगर वो ऋण भी लेना चाहते हैं तो दशकों से उन्हें तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पूंजी का अभाव जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इसकी वजह से दूसरी जो समस्याएं जैसे कि बीजों का समय पर मिलना, या फिर जो अभियंत्रिकीकरण है वो कृषि क्षेत्र में पर्याप्त तरीके से इस राज्य में अभी भी नहीं हो पाई है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स। तो यहाँ पर हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में कृषकों को समय पर बीजों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे दूसरे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी भी मैंने बताया कि उनके पास पूंजी की कमी है। तो ज़्यादातर किसान आपने देखा कि छोटे हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो अक्सर उनके पास पूंजी की कमी होती है, पैसों की कमी होती है। तो मान लीजिए कि कोई सीज़न है जब उन्हें बुआई करनी है पर उनके पास धन नहीं है, तो ऐसे में उनकी जो प्रोडक्टिविटी है या जो उत्पादन का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं उससे एडवर्सली अफेक्ट होती है। और बीजों की समय पर उपलब्धता उनको सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक। द नेक्स्ट इशू इज़ फार्म मैकेनाइजेशन। कृषि क्षेत्र में अभियंत्रिकीकरण का जो मुद्दा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप जानते हैं कि जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की वो बहुत ज़्यादा है, और इसके वजह से आप कृषि क्षेत्र में मशीनों को एक सीमा के ऊपर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे जो श्रमिक हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। ये एक मुद्दा है। इसके अलावा पूंजी की जो कमी है वो तो है ही, उसके वजह से जो लोग चाहते भी हैं वो इस मशीनीकरण के युग में अपने आप को पीछे कहीं पर पाते हैं। और ट्रैक्टर्स यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है। ट्रैक्टर्स की सबसे अधिक बिक्री भी इसी राज्य में होती है। परंतु ट्रैक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मशीनें हैं जिनका प्रयोग अभी भी इस राज्य में उच्च स्तर या अनुकूल स्तर पर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ज़रूरी है कि उन्हें लीज पर देने की व्यवस्था हो, जिससे कि छोटे और सीमांत किसान भी उसका फ़ायदा उठा सकें। इन यंत्रों के अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको स्क्रीन में, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी मैकेनिज़्म, ड्रोन के द्वारा जो कृषक हैं वो अपने खेतों का निरीक्षण
कर सकते हैं आसानी से, तो उसे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है इस राज्य में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एंड एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, जिससे कि जो किसान है वो अपने खेतों में जो यंत्रीकरण अभियंत्रिकीकरण है उसको जल्द से जल्द उसे अडॉप्ट कर सके। देन एक यहाँ पर एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो किसान है उनकी जो उत्पादकता है उसको बढ़ाई जा सके, जिसका नाम है फार्म्स मशीनरी सॉल्यूशन मोबाइल ऐप। इस ऐप के ज़रिए किसान को जो सूचनाएं हैं वो बहुत ही आसानी से और द्रुत गति से, तेज़ी से उनको मिल सकेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ इनसफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटी। जो भंडारण की जो सुविधा है वो भी इस राज्य में पर्याप्त नहीं है। हर साल ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे समाचारों में आपको सुनने को मिलता होगा कि यहाँ पर गोडाउन्स में जो अनाज है वो सड़ गए, उनमें पानी लग गया, बरसात का पानी लग गया। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इस राज्य में स्टोरेज फैसिलिटीज़ के ऊपर भी और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि अनाज का या जो किसान भाई है उनका कोई भी नुकसान ना हो सके। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से संबंधित भी समस्याएं देखने को मिलती है। जो किसान है उन्हें प्रॉपर मार्केट्स का पता नहीं होता है। इंटरमीडिएरीज जो है, जो बिचौलिए हैं, वो अभी भी इस क्षेत्र में उपस्थित हैं, और जिसके वजह से जो किसान को उनके जो प्रोडक्शन है, उनके जो उत्पाद है उसका उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता है। दे आर अनेबल टू गेट द ऑप्टिमम प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे उनके जो आय का स्तर है वो प्रभावित होता है। और अगर आय का स्तर प्रभावित होता है तो आप जानते हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी एजुकेशन आदि जो इंडिकेटर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पर भी सरकार को और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो भी पॉलिसी बनती है उसका या बन रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन कितने अच्छे तरीके से हो रहा है ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके बाद सॉइल एरोजन भी एक समस्या है इस राज्य की। मृदा अपरदन, जैसा कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो राज्य है ये फ्लड प्रोन एरिया है, और जिससे यहाँ की उत्पादकता पर असर तो पड़ता ही है सीधे तौर पर, लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इसका वो है सॉइल एरोजन, मृदा अपरदन, जिसके वजह से जो उपजाऊ मिट्टी है वो कट जाती है, और जो कृषि क्षेत्र है उसमें भी कमी आती रहती है साल दर साल। तो इस पर भी प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, इसके संरक्षण की ज़रूरत है, जिससे कि जो कृषि की उत्पादकता है उसमें किसी भी तरह से हानि ना आ पाए। दूसरा आपका दूसरी एक समस्या है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आप जानते हैं कि ये कोई भी क्षेत्र हो उसमें जो स्पीड है, जो गति है, वो इसी के द्वारा आती है। आप जानते हैं रोड्स को किसी भी देश की आर्टरीज कही गई है, ये जिस तरह से धमनियाँ किसी शरीर में ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, पहुंचाती है, उसी तरह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वह सड़कों के बिना, जो सुचारू यातायात के साधन हैं उनके बिना संभव नहीं है। तो गांव की कनेक्टिविटी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और सरकार ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सड़कें अभी भी नहीं पहुंच पाई है, तो वहां पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल लेवल पर जो हैं, फार्म मशीनरी ट्रेनिंग इंडस्ट्रिंग इंस्टीट्यूट, KVK कृषि विज्ञान केंद्र, यूपी में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या 59 है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एक्सेट्रा। तो ये सारे जो पहलू हैं वो भी इस राज्य के कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। यहाँ पर और एलोकेशन होना चाहिए, और भी
जो गुणवत्ता में सुधार है उसकी गुंजाइश अगर कहीं भी है तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। एक और यहाँ पर इस क्षेत्र में समस्या देखने को मिलती है, वो है लॉस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल्स। जो जंगली पशु हैं उनके द्वारा जो नुकसान होता है कृषि क्षेत्र या कृषि उत्पादन का, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। कृषकों का के जो उत्पादन का या जो भी उनका उत्पादन है वो किसी भी जंगली जानवरों के वजह से उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जंगली जानवरों के लिए सरकार को कोई समाधान निकालना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इस वीडियो में मैंने सिर्फ जो उत्तर प्रदेश की कृषि क्षेत्र हैं उसकी समस्याओं पर फोकस किया है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, योजना बनाई है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी पार्ट 2 में। तो थैंक यू। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।